हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 14 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑटोमेसिटी। ठीक है, सबसे पहली होती है ऑटोमेसिटी, फिर रिदमिसिटी, कंडक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्साइटेबिलिटी, डिस्टेंसिबिलिटी। ठीक है, ये जो पहली 6 प्रॉपर्टीज़ हैं ये किस में स्टडी करते हैं? हम एक बीटिंग हार्ट में। लेकिन जो अगली प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि है long refractive period, functional sensation, extrasystole and compensatory pause, all and none law, staircase phenomena, length tension relationship, frequency force relationship and load velocity relationship, ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज हम किसके थ्रू स्टडी करते हैं? ये स्टडी करते हैं हम थ्रू स्टैनियस लाइगेचर में, यानी कि किसमें? क्वेश्चन हार्ट में। ऑलराइट, तो अब हम इन सभी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, देखेंगे, डील करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले ऑटोमेसिटी, यू नो व्हाट इज इट इज कि वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है इवन इन द एब्सेंस ऑफ, इट इज एबल टू डू दिस इवन इन द एब्सेंस ऑफ नर्व सप्लाई। अगर आपने उसका नर्व सप्लाई हटा भी दिया तब भी वो पॉसिबल होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्राइमरी पेस मेकर ऑफ द हार्ट विच डिस्प्लेस द पेस मेकर पोटेंशियल। हमने पेस मेकर पोटेंशियल के ऊपर भी हमारी वीडियो डाल रखी है, आई बटन पर आपको मिल जाएगी। तो ड्यू टू दिस पेस मेकर पोटेंशियल क्या होगा? इवन इन द एब्सेंस इट इज एबल टू हैव अ हार्ट बीट। ऑल राइट, उसके बाद क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाता है। अगली रिदमिसिटी, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा है लेकिन एक स्पेसिफिक रिदम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। सर्टन नंबर ऑफ क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्शन इन सर्टन नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, तो उसके कारण क्या होती है? वो वर्चुअली क्या होती है? कांस्टेंट होती है और एक रेगुलर रिदम मेंटेन कर पाते हैं कि 60 बीट्स पर मिनट पर, मतलब हर मिनट के अंदर 60 बीट्स होगी ही होगी। ये एक रिदम मेंटेन कर रहे हैं हम, है ना? ठीक है, उसके बाद क्या होती है? कंडक्टिविटी। हमने कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट पर एक वीडियो डाली, वो भी आपको आई बटन पे यहाँ पर मिल जाएगी। कंडक्टिंग सिस्टम क्या होता है हमें पता है। स्पेशलाइज्ड कंडक्टिंग सिस्टम के कारण क्या होता है? पूरे हार्ट में क्या होता है? जब ऐसे नोड से पोटेंशियल जनरेट होता है वो क्या होता है? पूरे हार्ट मसल में इक्वली और प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है विद इन अ प्रॉपर स्टिपुलेटेड टाइम। तो उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टिविटी। उसके बाद आती है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी जब ये कंट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? ब्लड बाहर हो जाएगा, इजेक्ट होगा। तो कार्डियक मसल की प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट होने की इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। ठीक है ना? तो क्या होता है? ऐसे नोड से जब इम्पल्स डिस्चार्ज होता है तो उसके कारण क्या होता है? रिदमिकली वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगा, अगर आपने कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज किया तो आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, अगर आपने उसे डिक्रीज किया तो क्या होगा? वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, अगली चीज एक्साइटेबिलिटी है ना, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या करेगा? ये रिस्पॉन्ड करेगा किसी स्टिमुलाई को, जैसे हमारी नर्व्स करती है, हमारी मसल करती है। तो क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करता है, ये क्या हो गई? हमारी एक्साइटेबिलिटी। उसके बाद डिस्टेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच, कंप्लायंस जो हम कहते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ जिसके बारे में हम बात करते हैं, उसकी भी आपको फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पर आपको हमने डिस्कस किया था जब हम फैक्टर्स अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट पे डील करते हैं। उसमें हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ पे और कंप्लायंस, वेंट्रिकुलर कंप्लायंस कितना इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। तो ये क्या हो गई? हमारी डिस्टेंसिबिलिटी की बात आ गई यहाँ पे, है ना, कि उसका क्या होगा? कंप्लायंस ऑफ द मसल वॉल। ठीक है ना, एबिलिटी टू स्ट्रेच। अगली टॉपिक है लॉन्ग रिफ्रैक्टिव पीरियड। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में सेकेंड स्टिमुलस अप्लाई करते हो, अगर आप करोगे तो वो नहीं मिलेगा। किसमें? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में। लेकिन आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड में कर सकते हो तो चांसेस हैं कि वो हो जाए, है ना? तो अब जनरली क्या होता है, जो दूसरे वाले होते हैं उनका एक्शन जो स्केलेटल मसल वगैरह में होता है तो उनका जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत कम ड्यूरेशन का होता है, जबकि उनका मैकेनिकल रिस्पॉन्स थोड़ा सा आउटस्ट्रेच्ड होता है। तो ऐसा होता है कि आपका एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाता है तो ऑफकोर्स आप उस मसल को दूसरा एक्शन पोटेंशियल दे सकते हो। तो ऐसा होता है कि पुराने वाले मैकेनिकल रिस्पॉन्स के बीच में आपने उसको एक दूसरा एक्शन दे दिया तो वो कन्फ्यूज हो जाएगा। ऐसा हार्ट के साथ नहीं हो सकता। हार्ट के साथ क्या होता है? द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज ऑलमोस्ट सेम एज द ड्यूरेशन ऑफ मैकेनिकल रिस्पॉन्स। आप इस ग्राफ से वो उस बात को देख सकते हो, दोनों क्या हो रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली सिमिलरली एंड हो रहे हैं। ठीक है, तो उस कारण से क्या होता है? रिफ्रैक्टिव पीरियड एक्सटेंड्स इनटू मोस्ट पार्ट ऑफ द मैकेनिकल। ऑलवेज सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, ऑलवेज अ न्यू एक्शन पोटेंशियल। हर बार जब भी आप एक नया एक्शन पोटेंशियल जनरेट करोगे उसके कारण क्या होगा? उसके कारण एक फ्रेश मैकेनिकल रिस्पॉन्स आएगा। कैसा रिस्पॉन्स आएगा?
एक नया फ्रेश मैकेनिकल रिस्पॉन्स आएगा और कॉन्सिक्वेंटली एक नए फ्रेश कॉन्ट्रैक्शन कैन नॉट अकर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस मैकेनिकल रिस्पॉन्स। ऑलराइट, प्रीवियस मैकेनिकल रिस्पॉन्स के पहले आपका नया रिस्पॉन्स नहीं स्टार्ट होगा। उस कारण से क्या होगी, ये कभी भी क्या नहीं होगी, ये कभी भी वेंट्रिकुलर मसल क्या होगी, टेटनाइज नहीं होगी। क्या नहीं होगी, ये मसल आपकी कभी भी टेटनाइज नहीं होगी। ऑलराइट, अगले की तरफ पढ़ते हैं। अगले में क्या बात करते हैं हम, फंक्शनल सेंसेशन। देखिए हमारा जो हार्ट होता है, सेंसेशन यानी कि क्या होता है, वो काफ़ी क्लोजली होते हैं। तो क्लोजली होने के कारण क्या होते हैं, वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करते हैं, है ना। तो अब जो हमारा हार्ट होता है, इट इज़ नॉट एन एनाटॉमिकल सेंसेशन, ठीक है, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल सेंसेशन। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी। उसमें भी हम दो टाइप के सेंसेशिया देखते हैं, एक होता है हमारा एट्रियल सेंसेशिया, एक होता है हमारा वेंट्रिकुलर सेंसेशिया। कौन सा होता है दूसरा, हमारा होता है वेंट्रिकुलर सेंसेशन। ठीक है, इसके क्यों, क्योंकि जो आपके पास, अगर मैं ये हार्ट यहाँ पे बना रहा हूँ, तो देखिए ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर जो सेप्टम दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस सेप्टम में क्या होता है, कभी भी एट्रिया का वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा और यहाँ से यहाँ पे नहीं आएगा। हमें पता है बस एक लीकेज पॉइंट होता है यहाँ पर, ए वी नोड, है ना। तो उस कारण से ये एक अलग सिंसेशियम होता है और ये एक अलग सिंसेशियम होता है, ठीक है ना। बट मेजरली आपको ध्यान रखना है कि एनाटॉमिकल सेंसेशियम नहीं होता, ये एक फिजियोलॉजिकल सेंसेशियम होता है। कैसा सेंसेशियम होता है, ये फिजियोलॉजिकल सेंसेशियम होता है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे तो अगला पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड कंपनसेटरी पॉज। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सिस्टोल क्या होता है। तो एक्स्ट्रा सिस्टोल का मतलब ये होता है कि जब आपने सफिशेंटली क्या अप्लाई किया, आपने एक स्ट्रॉन्गर स्टिमुलस अप्लाई किया। क्या किया आपने, एक स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई किया, है ना। कब अप्लाई किया, इज अप्लाइड इन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, इन द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड in an experimental recording of a normal cardiogram. An extra contractile response, क्या होता है, extra contractile response occurs, this is called an extra systole। देखिए मैं एक बार ग्राफ में दिखाता हूँ हुआ क्या, यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर जब आप देख रहे थे तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आया, है ना, ये क्या हुआ, ये यहाँ पर आया, फिर उसके बाद आपने इसके एब्सोल्यूट, तो एक्चुअली यहाँ पर आना चाहिए था और उसके बाद आपके पास एक अगला चालू हुआ, लेकिन हुआ क्या नहीं, क्यों, क्योंकि आपने इस पॉइंट पे क्या किया, आपने दूसरा स्टिमुलस अप्लाई कर दिया, उसके कारण क्या हो गया, वो जंप कर गया और ये एक्स्ट्रा सिस्टोल आ गया। ठीक है, अब होता क्या अगली, इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण अब कुछ चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, हमें क्या चेंज आएगा, ये जो नेचुरल स्टिमुलस अप्लाई किया था, ये जब हमने इन द रिफ्रैक्टिव पीरियड में जब हमने एक्स्ट्रा सिस्टोल अप्लाई किया था, डज नॉट इवोक अ रिस्पॉन्स, देयरफॉर जो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन था इज मिस्ड। तो नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन मिस हो गया। नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन कब था भैया, नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था यहाँ पे, इस पॉइंट पे नेचुरल कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए ये क्या होता, यहाँ पे एक सेकंड ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए नेचुरली क्या होना चाहिए था, नेचुरली यहाँ पे ये आता और फिर इससे एक अलग रिस्पॉन्स आता, लेकिन वो क्या हो गया, वो मिस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ये एक्स्ट्रा सिस्टोल जनरेट किया है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक्स्ट्रा सिस्टोल, वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो उसके कारण क्या हुआ, ये मिस हुआ, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये जो पार्ट आ गया, ये आ गया कंपनसेटरी पॉज। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा दैट नेचुरल स्टिमुलस फॉल्स इन द रिफ्रैक्टिव पीरियड ऑफ द एक्स्ट्रा सिस्टोल, है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा सिस्टोल था उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में आ गया। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो अगला नेचुरल स्टिमुलस जनरेट नहीं होगा, तो उसके कारण क्या आएगा, वो पॉज आएगा, है ना, वो पॉज आएगा। उस पॉज को हमने क्या कहा, वी कॉल्ड इट एज अ कंपनसेटरी पॉज। ठीक है, अगला क्या देखते हैं, अगली इंपॉर्टेंट चीज होती है पीईपी, पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशिएशन। हुआ क्या, जो मैग्नीट्यूड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था फॉलोइंग द कंपनसेटरी पॉज इज यूजुअली हायर वन। क्या होता है, हायर वन, एज द वेंट्रिकल गेट्स मोर टाइम फॉर फिलिंग ड्यूरिंग दिस पॉज, वो एक्स्ट्रा फिल हो पाता है। द इंक्रीज्ड एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, इंक्रीज्ड एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, सॉरी, it is increased end diastolic volume increases the force of contraction। of course हमने फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ में यही तो पढ़ा। उसी कारण से क्या हुआ, ये पोस्ट एक्स्ट्रा सिस्टोलिक पोटेंशिएशन जनरेट हुआ। क्यों, क्योंकि काफी सारा अक्यूमुलेशन हो गया था कैल्शियम आयोन्स का। ठीक है ना। तो दिस वाज एक्स्ट्रा सिस्टोल एंड कंपनसेटरी पॉज। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑल एंड नन लॉ। ऑल एंड नन लॉ में क्या बात होती है
कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ अ टिश्यू टू अ स्टिमुलाई रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलाई। देखिए यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया था, यहाँ पर आपने अप्लाई किया था सब थ्रेशोल्ड, मान लीजिए अप्लाई किया आपने यहाँ पे सब थ्रेशोल्ड, तो कोई रिस्पॉन्स इवोक हुआ क्या, नहीं हुआ। फिर आपने थ्रेशोल्ड अप्लाई किया, फिर आपने थ्रेशोल्ड अप्लाई किया, तो थ्रेशोल्ड में क्या हुआ, इस मैग्नीट्यूड तक का हुआ। उसके बाद आपने क्या आपने अप्लाई किया सुपरा थ्रेशोल्ड, आपने अप्लाई किया सुपरा थ्रेशोल्ड, लेकिन फिर भी क्या हुआ, सुपरा थ्रेशोल्ड होने के बाद भी क्या हुआ, आपका मैग्नीट्यूड सेम रहा। तो इस कारण से क्या था कि आप कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस अप्लाई करो, हमेशा आपका जो रिस्पॉन्स है वो सेम रहेगा। और वो क्यों हो पाता है, बिकॉज ऑफ द ऑल एंड नन लॉ ऑफ द एक्शन पोटेंशियल एंड द सेंसेशनल नेचर ऑफ द हार्ट मसल, है ना, ठीक है ना। तो ये था आपका ऑल एंड नन लॉ। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्या होता है, स्टेयरकेस फिनोमेना। स्टेयरकेस फिनोमेना में क्या होता है, इन अ क्वेसेंट हार्ट, है ना, इन अ क्वेसेंट हार्ट रिपीटेडली अगर आप काफ़ी सारे स्टिमुलस देते हो विद इन अ इंटरवल ऑफ कितना 10 सेकेंड्स, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट 3-4 कॉन्ट्रैक्शंस में क्या होता है, प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। आप देख सकते हो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है। अब इसके 3 कारण देखते हैं। सबसे पहला कारण क्या होता है, जो कैल्शियम आयन रिलीज होता है ईच कॉन्ट्रैक्शन में, वो क्या होता है, कंप्लीटली पंप बैक नहीं हो पाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, है ना। दूसरा क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो आपका क्या होता है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है ना। ये दूसरा वाला हमने देखा यहाँ पे। तीसरा अभी हम देखें तो तीसरे वाले में क्या होता है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। तो ये 3 रीजंस थे फॉर स्टेयरकेस फिनोमेना, ये तीनों रीजंस आपको याद होने चाहिए। अगला क्या होता है, अगला होता है लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। इसमें क्या कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल लेंथ ऑफ मसल फाइबर के, है ना। जैसे हम क्या बात करते हैं, फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ। तो ये फ्रैंक स्टार्लिंग लॉ क्या एक्सप्लेन करता है, आपका लेंथ टेंशन रिलेशनशिप, है ना, कि आप अगर लेंथ बढ़ाओगे तो टेंशन भी बढ़ जाता है ना, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी फोर्स रिलेशनशिप, इंक्रीज इन फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू इंक्रीज इन हार्ट रेट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी फोर्स रिलेशनशिप। हाउएवर इंक्रीज इन मायोकार्डियल परफॉर्मेंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ लिमिटेड इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी बढ़ती है, मान लीजिए आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, आपके कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए आपका हार्ट रेट भी बढ़ेगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन आप आपके हार्ट रेट को एक सर्टेन लिमिट तक ही बढ़ाओगे। उस लिमिट से ऊपर आप आपका हार्ट रेट नहीं बढ़ाओगे टू इंक्रीज योर कार्डियक आउटपुट, आप आपका स्ट्रोक वॉल्यूम चेंज कर लोगे, आप स्ट्रोक वॉल्यूम को इंक्रीज कर दोगे, बट आप आपके हार्ट रेट को एक लिमिटेड रेंज तक ही इंक्रीज करोगे, उससे ज़्यादा हम इंक्रीज नहीं करते। उसे क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी फोर्स रिलेशनशिप, है ना। उससे क्या हो जाएगा, अदरवाइज आपकी जो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो खराब हो जाएगी। अगला टॉपिक क्या होता है, लोड वेलोसिटी रिलेशनशिप, है ना। हम देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, इन्वर्स होता है, ठीक है ना। देखिए लोड वेलोसिटी की बात हो रही है, लोड और स्ट्रेंथ की बात नहीं हो रही, ध्यान देना इस चीज़ के ऊपर। जो वेलोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द को लोड दैट एक्ट्स अगेंस्ट इट, ठीक है। जो लोड एक्ट कर रहे हो उसके क्या होता है, वो अगेंस्ट होता है। द वेलोसिटी ऑफ द मसल शॉर्टनिंग और कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग आफ्टर लोड। आप अगर आफ्टर लोड बढ़ा दोगे तो आपका जो वेलोसिटी होगी वो कम हो जाएगी, ठीक है ना। इट शुड बी नोटेड that shortening velocity is maximum when there is no load. A student should not confuse, ध्यान देना ये सबसे important लाइन है आपके लिए, है ना। A student should not confuse this with the velocity of contraction with the force of contraction. Alright, तो ये थी सभी प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियक मसल। हमने सभी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डील किया। आई होप आपको सभी प्रॉपर्टीज समझ आ गई हो। ऑलराइट, थैंक यू।